सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मीन्स दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और थोड़ा एक चीज़ को रिवाइज करते हैं कि जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था 1773 का, तो उसमें हमने कुछ ये पढ़ा था कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई थी, 1773 में हुई थी। ठीक है, अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया चालू हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चालू हुई थी। तो जब ये चालू हुई थी तो 1773 में चालू हुई थी, लेकिन इसका फाइनल स्टेप कौन सा था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। दिस वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। क्लियर हो गई बात? वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये चालू तो 1773 में हुई थी सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण की प्रक्रिया, लेकिन इसका अंतिम कदम, फाइनल स्टेप, ठीक है, ये कब आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कहने का मतलब कि इसके बाद धीरे धीरे कंट्री डिसेंट्रलाइजेशन होती गई, विकेंद्रीकरण होती गई। क्लियर है? तो अब हम आगे इसके कुछ फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इसकी विशेषताएं हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, हमारे सामने है फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। तो पहला फीचर क्या है कि इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात तो आपको पता ही होगा कि जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ी थी तो उस समय उसके पहले गवर्नर हुआ करते थे, तो उसमें से गवर्नर ऑफ बंगाल को किस में चेंज कर दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है ना, 1773 में ये किया गया था, ध्यान रखिएगा 1773 में ये सब किया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में चेंज कर दिया गया था। वही बात बोल रहा है कि इस अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया है। क्लियर हो गया? वही बोल रहा है कि इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, और जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया तो उसको सारी सिविल और मिलिट्री पावर भी क्या कर दी गई? उसको दे दी गई, उसको असाइन कर दी गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे इंडिया के, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ही वॉज नोन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हुआ आपका पहला फीचर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे फीचर में। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कि जो लॉ बनाने की पावर है, कानून बनाने की पावर है, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, उसको डिप्राइव्ड कर ली गई थी इस एक्ट के द्वारा। मतलब कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास से उनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए क्या बोलता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। देखिए अब इनसे तो पावर छीन ली गई थी, लेकिन दे किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सारी पावर दे दी गई थी। क्लियर है ये बात? सेकंड भी पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जैसा कि आपको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में पहले ट्रेड करने आई थी, फिर क्वीन एलिजाबेथ से उसने चार्टर पर साइन करके उसको दीवानी भी प्राप्त हो गई थी।
है ना। फिर धीरे धीरे वो ट्रेडिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगी, मतलब कि वो धीरे धीरे कमर्शियल बॉडी भी बन गई और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी बन गई। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि इस एक्ट के अंदर इंडेड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी, तो जो ट्रेड करने की एक्टिविटीज थी, जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, उसको इस एक्ट ने खत्म कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, प्रशासनिक देखेगी, ठीक है ना, प्रशासनिक कार्य देखेगी। अब वो कमर्शियल ट्रेड वगैरह, कमर्शियल एक्टिविटीज वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ज़्यादा क्या, उसको ख़त्म ही कर दिया गया। क्लियर है। तो ये थर्ड पॉइंट में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और डायरेक्ट ये लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी से लिया गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको सुनते जाइए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारे एक्ट डिस्कस किए गए हैं, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अभी देखिए इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल बॉडी खत्म हो गई, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई, मतलब सिर्फ वो प्रशासनिक कार्य देखेगी। क्लियर हो गया। लास्ट फीचर देखते हैं इसका कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये चार्टर एक्ट था 1833 का, इसने अटेम्प्ट किया, मतलब प्रयास किया, क्या करने के लिए, सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन रखा जाए, मतलब एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए फॉर द रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द सिविल सर्वेंट, जिससे कि हम सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, और क्या बोला कि स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिवाइडेड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। और ये बोला कि भारतीयों को कंपनी के अंदर किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहना चाहिए, मतलब कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, वो भी किसी ऑफिस में बैठें, वो भी किसी प्लेस को होल्ड करें। ठीक है, कंपनी के अंदर, मतलब कि उनको भी ये अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, दिस प्रोविजन वॉज निगेटेड आफ्टर ओपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कहने का मतलब कि ये अटेम्प्ट किया गया था, एक प्रयास किया गया था कि सिविल सर्वेंट के लिए हम ओपन कंपटीशन करेंगे, जिससे कि भारतीयों को भी मौका मिल सके। ठीक है, लेकिन ये अटेम्प्ट क्या हो गया था, ये अटेम्प्ट फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मना कर दिया था, अपोज कर दिया था। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो पिछली नहीं देखी है तो ये जो आपके सामने दिख रहा है इस पर क्लिक करें और वो वीडियो आपको दिख जाएगी। तो चलिए बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में।